अनंगपुर गांव को उजाड़ने की एक वीडियो आपने सुनी होगी। और इस गांव को सरकार क्यों उजाड़ना चाहती है या प्रशासन इसके ऊपर बुलडोजर क्यों चलाना चाहता है, और इस गांव के बहाने वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, और ये गांव बचना क्यों जरूरी है, और बाकी के सभी गांव भी बचने क्यों जरूरी हैं। गांव से क्यों डरती है सरकार या कोई भी सरकारें, मतलब या प्रशासन गांव से क्यों डरता है, और गांव क्या है, और भारत में गांव का क्या महत्व है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और यदि आपने इस गांव को बचाने की लड़ाई लड़ी तो आपका गांव बचे, कैसे बचे, क्या तरीका हो, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर हम इतने सालों से बोल रहे हैं उससे बचने का क्या तरीका है, ये आज अनंगपुर गांव के बहाने आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि असल में जनता सरकार मोर्चा क्या चाहता है और किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लॉकडाउन के दिनों की। उस वक्त जो खेती के 3 कानून लाए गए थे, उन खेती के 3 कानूनों के अंदर व्यापारियों को एंट्री दी गई थी, यदि आपको ध्यान हो तो। फिर आपने देखा होगा कि उस लॉकडाउन के दौरान भी जो छोटा व्यापारी था वो खत्म किया गया था, चाहे लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो, दूसरे कायदे कानून पे लागू करना हो, उन सब में छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको समाप्त किया गया था। और बड़े जो मगरमच्छ हैं उन्होंने छोटी मछलियों को खाना चालू कर दिया। और इस तरह से व्यापार भी सिर्फ उन्हीं का चला जो बड़े व्यापारी थे। उसी दौरान जब बॉर्डर पर जाकर किसान बैठा तो पता चला वो सारा का सारा जो जो भीड़ थी, सारे जो लोग थे, वो सारे के सारे गांव से थे। शहर के आदमी जो गांव से उठकर गए थे और नया नया गांव उनके बीच अभी था बचा हुआ, वो लोग जाते थे अपने लोगों की सपोर्ट करने के लिए। जिनके अंदर का गांव मर चुका था वो जाते थे देखने के लिए, वाह कितनी बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, देख के आते हैं। वहाँ चिल्ले खा के आते हैं, जलेबी खा कर आते हैं और लंगर चख के आते हैं, वो इसलिए जाते होते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपने देखा होगा। फिर डाटा और मसूदपुर, डाटा गांव स्पेशली, जहां से अपने सुभाष चंद्र जी हैं, बड़े क्रांतिकारी तरीके से उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया, जगाया, उठे, और पूरे गांव की पंचायत ने, नौजवानों ने अपना ये निर्णय लिया कि अब हम तुम्हारे दबाव में ये दुकानें बंद नहीं करेंगे और अब हमारे गांव की मार्केट भी खुलेगी और कोई प्रशासन का आदमी यहाँ एंटर नहीं करेगा। और लॉकडाउन को पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। तो ये गांव की कहानी हम आपको बता रहे थे कि गांव अनंगपुर के बहाने क्या हो रहा था। फिर आपने कुछ वो देखा होगा, नेता लोग आए, कृष्णपाल गुर्जर भी आया, उसने आकर के कहा कि भाई मैं तो क्या नाम, मैं आपके गांव को उजड़ने नहीं दूंगा और गांव को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, काइंड ऑफ इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि गांव ही क्यों लड़ पाए इससे, और शहर क्यों नहीं लड़ पा रहे। आज भी यदि हम कहें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे अगर बातचीत चल रही हो तो आज भी हम ये देखते हैं कि लड़ाई लड़ने का काम जो कर रहा है वो गांव ही कर रहा है, तो शहर नहीं कर रहा। अब शहर क्यों नहीं कर रहा ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए अभी हम इसको इरेज करना पड़ेगा। कैसे होएगा ये इरेज? हो गया। चलिए तो गांव डेफिनेशन जो आपको देखनी पड़ेगी सबसे पहले कि गांव का स्ट्रक्चर
यानी उसका ढांचा और देश। आपने शायद अंग्रेजी में अगर आपने देखा हो तो कंट्री को ही गांव कहते हैं और कंट्री को ही देश भी कहते हैं। गांव ही देश है और खास तौर पे भारत तो गांव ही है। अब ये मैं क्यों कहता हूं? भारत देश की अवधारणा ऐसी है कि वहां पर जो व्यापार है वो निषेध है। अब ये भी बड़ी कमाल की लाइन होएगी। व्यापार मतलब जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं उनका व्यापार नहीं होगा, ये अवधारणा है भारत की और यही अवधारणा है गांव की। इसीलिए हमने बोला है कि भाई गांव ही भारत है। जो शहर है, जो नगर है, उसकी अवधारणा है व्यापार की। वहां व्यापार करने जाएंगे लोग। अगर आपको ध्यान हो पुराने समय का, यदि भारत आप देखोगे तो गांव में कोई वेश्यावृत्ति नहीं होगी, गांव में कोई सामान किसी का आपस में बेचेगा नहीं, गांव में मतलब एक दूसरे के सहयोग से जिएंगे और किसी चीज की किसी को कमी नहीं होगी। ये गांव का अपना एक स्ट्रक्चर है। देह व्यापार हो, आदमी की मेहनत की मजदूरी का व्यापार हो, आदमी के सामान जो उसने बचा है, जो गांव की जरूरत पूरा होने के बाद जो बचा है, उस जरूरत के बाद जो एक्सेस में है उनके पास, सिर्फ वो जाएगा शहर में, यानी जो ज्यादा है। अब जो अनंगपुर गांव की बात चल रही थी, अनंगपुर गांव में भी मुझे लगता है आपने देखा ही होगा अनंगपुर गांव में कि वहां पर एक ही चीज चल रही थी सबसे ज्यादा कि कमर्शियल जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उन कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर वो लगा था। कमर्शियल एक्टिविटीज जो गलत इलीगल थी उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया गया था। अनंगपुर गांव की जब हम बात कर रहे थे ना, तो वहां ये था। अब ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि कमर्शियल एक्टिविटीज पे वो लोग क्यों कर पाते हैं और किसानी के तीनों कानूनों में कमर्शियल एक्टिविटीज को उन्होंने क्यों घुसाया और गांव में व्यापार क्यों लेकर के आ रहे हैं। छोटी दुकानें भी अब जो हैं, वो गांव की जो दुकान है उस पर आप जाकर के देखोगे तो उस दुकान में केवल और केवल कंपनी का सामान बिक रहा है, वहां कुछ भी गांव के आदमी का सामान नहीं बिक रहा। यानी कंपनी के एजेंट बन गए हैं हमारे गांव के दुकानदार भी, और इसीलिए उन पर छापा पड़ सकता है। अब इसीलिए आपके गांव में पुलिस घुस सकती है। पहले गांव में पुलिस इसलिए नहीं घुस सकती थी क्योंकि गांव में व्यापार नहीं था, क्योंकि गांव का आदमी कभी चोरी नहीं करेगा, गांव का आदमी गांव के अंदर व्यभिचार नहीं करेगा। मतलब कम से कम ओयो के कमरे जिस तरह से खोल रहे हैं गांव में, शहर के नजदीक लगते गांव में, जैसे जींद में हो रहा था, वैसा तो काम बिल्कुल नहीं होगा। और इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक लाइन डाली कि शहरों की तर्ज पर गांव को डेवलप करेंगे। शहरों की तर्ज पर कैसे डेवलप करेंगे? कि जैसे शहर में कंक्रीट है, जैसे शहर में दुकान है, जैसे शहर में मल्टीप्लेक्स है, जैसे शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे शहर में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, यानी एक टावर बन गई। तो अब गांव के आसपास इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज देखा, आर एरिया देखते हैं ये। उस रेजिडेंशियल एरिया में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे गरीबों के लिए। असल में वो जब गांव उजड़ जाएगा, उजड़ने के बाद उनको फ्लैट यहां दिए जाएंगे। आपका गांव की जो जमीन है, जब आप नहीं पे कर पाओगे, जो आपने गांव में जिन जिन लोगों ने बैंकों से लिमिट बनवा रखी है, उस लिमिट का खेल क्या है कि आपकी जमीन की कीमत किसी की 20 लाख है, किसी की 2 करोड़ भी है। तो 20 लाख से 2 करोड़ की जमीन का जो आपका जो एकड़ है, प्रति एकड़,
उसमें लगभग 1 लाख रुपए की लिमिट बनी हुई है और किसी के पास ये 1 लाख रुपया भी देने के लिए अभी नहीं है। तो ये पैसे की एक दिन क्या होगा, जैसे साइबर अटैक आया, साइबर अटैक आने के बाद क्या होगा कि बैंक जो अकाउंट्स हैं वो खाली हो गए, आपके बैंक अकाउंट खाली हो गए। ये इन्होंने अभी जनवरी फरवरी में अमेरिका में करके देखी थी टेस्टिंग। वहां क्या हुआ, इंटरनेट गया और शाम को जब इंटरनेट आया वापस, तो लोगों के जो अकाउंट थे उसमें जो पैसा था वो 0 था, लेकिन जो लोन ले रखा था वो एज इट इज था, यानी कि वो जैसा था वैसे ही रहा। तो यहां बड़ा पंगा हुआ कि यार इसका मतलब तो ये हो गया कि कभी भी साइबर अटैक होकर के आपका खाता खाली हो सकता है। अब आपके पास पे करने के लिए पैसा है नहीं, और जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है, एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है ये अडानी को ऑलरेडी सौंपा जा चुका है। ये आप जाकर के चेक कर लीजिए, ये फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस अडानी को दिया जा चुका है। अब पंगा आ गया कि गांव में आपको नक्शा पास करना पड़ेगा, फिर आप गायें कितनी पाल सकते हैं ये भी वो बताएंगे, आप अपना भट्ठा वहां पर नहीं चला सकते, आप अपना क्लेसर या कोलू वहां पर नहीं चला सकते क्योंकि वो प्रदूषण फैलाता है, तो आपको परमिशन चाहिएगी। और आप वहां अपना जो ये है कुम्हार की भट्टी भी नहीं चल सकती। कोई भी ऐसी चीज आप खेत में जो है अपनी पराली नहीं जला सकते, या सर्दियों में पराली नहीं जला सकते, मतलब सर्दी भगाने के लिए। और उसका कारण किसका नाम लेते हैं, वो प्रदूषण। यह भी बड़ा खेल है। प्रदूषण फैलाने वाली एक चीज फॉर एग्जांपल कार है। इस कार का हर पुर्जा बनाने के लिए कितना पोल्यूशन होता है इसका अंदाजा आपको शायद नहीं है। ये जो बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हो, इसको बनाने में कितना पोल्यूशन होता है ये भी हमें नहीं समझ में आएगा। इसके लिए जितनी धातु चाहिए हमें, जितना इसके अंदर गोल्ड भी है, मोबाइल है, जैसे आपने देखा टीवी है, दूसरे सर्किट्स हैं जितने भी, उसमें एल्यूमिनियम की भी जरूरत पड़ेगी, गोल्ड की भी जरूरत पड़ेगी, सिल्वर की भी जरूरत पड़ेगी, तांबे की भी जरूरत पड़ेगी, और काफी सारी धातुओं की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग रेजिस्टेंसेस बनते हैं, कैपेसिटर्स बनते हैं एंड ऑल। तो ये पुर्जे बनते हैं। फिर पेट्रोल डीजल के शोधन छोड़िए, पेट्रोल और डीजल को जमीन से निकालने में ही कितना प्रदूषण हो जाता है इसका भी अंदाजा आपको नहीं है। लेकिन ये कार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो पानी का प्रदूषण करती हैं उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो हवा का प्रदूषण बड़े बड़े फैक्ट्रियां कर रही हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन गांव में होगी। यानी वो क्या करते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना करके वो गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। यानी आपके गांव में स्कूल नहीं खुलेगा, आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, आपके गांव में कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और वो बोलेंगे कि शहर में सुविधा दे देंगे, हम आपको शहर में दे देंगे। वो जो टैक्स का कलेक्शन है वो 60 to 80% जो कलेक्शन है वो गांव से होगा। गांव का आदमी है, वो गांव में रहता है, मतलब वो सुबह जाता है दुकान पे और शाम को वापस आता है, तो वो गांव से हो रहा है। लेकिन जो उसका डेवलपमेंट है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे, टैक्स जो विकास में जो भागीदारी है वो शहर को दी जाएगी लगभग 80%। यानी टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं गांव से और दे रहे हैं शहर को। और हम लोग भी, गांव वाले लोग, जैसे मैं हूं, मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा अपने गांव में, हमने खाया गांव का, जब तक खाते रहे। फिर जब कमाने की बारी आई तो हम दे रहे हैं अब शहर को, यानी अब मैं चंडीगढ़ को दे रहा हूं। इसी तरह आप सारे लोग मतलब खा रहे हैं गांव का और दे रहे हैं शहर को, वापस गांव को वापस हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से गांव एक दिन खोखला हो जाएगा और जो शहर है वो कंक्रीट का जंगल हो जाएगा। हर जगह पक्का है,
हर जगह सड़कें हैं, नालियां हैं, गलियां हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं, घास दिखाई नहीं दे रही है और मतलब मिट्टी नहीं है, जिसकी वजह से एक बार तपना शुरू हुआ तो तपता ही रहेगा। और ये उनको पता है, काली सड़क बनेगी तो वो भी तपती रहेगी, और ये उनको पता है सड़क बनाते समय कितना पोल्यूशन होगा, ये भी उनको पता है। लेकिन उनको क्या चाहिए, गांव का आदमी हर रोज शहर में जाता रहे, क्योंकि जब वो गांव से शहर जा रहा है तो उसे जूते भी पहनने पड़ेंगे, उसे कपड़े भी रोज नए खरीदने पड़ेंगे, उसे मोबाइल भी रखना पड़ेगा, मोबाइल मेंटेन करना पड़ेगा, गाड़ी उसके पास होगी, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है। और ये सारी कंपनियां उसी रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर की है जो इस गेम प्लान को चला रहे हैं। और इसकी वजह से आप बीमार भी पड़ोगे, इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब होगी, मोबाइल रखने की वजह से, ट्रैवलिंग करने की वजह से, बाइक पे ज्यादा ट्रैवल करने से रीढ़ की हड्डी भी खराब होगी, तो आपका बच्चा भी जब ट्रैवल कर रहा है उससे भी खराब होगी। तो जो हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनियां वो भी उन्हीं की हैं। आपके पास समय नहीं बचेगा तो पैसा खर्च करके आप खरीदोगे कुछ भी पैकेट वाला खाना खाओगे, वो कंपनियां भी उन्हीं की हैं। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां हैं वो जो है ना, ये भी आप लोगों को मालूम है, ये तो पता ही है। तो अब पंगा ये हो गया कि गांव, अब मैं एक चीज समझ लीजिएगा थोड़ा सा, इसको बिल्कुल कंक्रीट तरीके से समझिएगा। शहर में 40 बच्चों पर एक टीचर अगर वो रख रहे हैं, और गांव में 40 बच्चों पर यदि वो एक टीचर रख रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह टीचर शहर में क्यों दिया जा रहा है, गांव में क्यों नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि योजनाबद्ध तरीके से गांव को वंचित रखा जा रहा है ताकि लोग शहर में जाएं। अब क्योंकि शहर व्यापार का केंद्र है, और अगर व्यापार का केंद्र है तो जितने भी कानून हैं, अब यहां आते हैं कानून। एक होता है लॉ ऑफ द लैंड और एक होती है लीगलीज। जो ये लीगलीज की जो भाषा है जो आपको दी जा रही है, जो ये कानून है जितना भी, ये समुद्र का कानून है, सी लॉ जिसे हम कहते हैं, समंदर का कानून है। और जो ये रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर जिसकी मैं बात करता हूं, ये सारे के सारे पहले होते थे समुद्री लुटेरे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा को एक बात कही, जो भी राजा यहां थे, कि भाई तुम राजा बनो, कोई भी मौज करो, कोई भी, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शासन करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता होगा कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है, आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी या मुलायम, ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही है असल में। तो वो समुद्री लुटेरे क्या कह रहे हैं, वो एक क्यों है वो बता रहा हूं। वो कहते हैं कि तुम राज करो जैसे मर्जी, कोई भी बैठे गद्दी पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस टैक्स कलेक्शन और बिजनेस, ये नियम हमारे हिसाब से बनेंगे। तो जो बड़ा उद्योगपति है वो कह रहा है कि टैक्स और बिजनेस जो है वो हमारे हिसाब से होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उनको जब आपको ड्रेन करना है, जब आपको खाली करना है, चाहे आपके बच्चे ड्रेन करने हो, यानी आपका टैलेंट ड्रेन करना है, तो जिस बच्चे के थोड़े से भी नंबर आए या थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट दिखाई दे, या तो उसे कंपनी हायर कर लेगी, ठीक है। या जैसे आप क्या होगा, किसी ने ढूंढ लिया कि भाई गूगल में या फेसबुक के अंदर एक ग्लिच है और हम इसको तोड़ सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं और इसको हैक कर सकते हैं। जैसे ही वो हैक करेगा उसे 2 करोड़ का या 5 करोड़ का एक पैकेज मिल जाएगा। आपने बड़े पैकेज वाली खबरें देखी होंगी कि गूगल ने हायर कर लिया 5 करोड़ रुपए सालाना पैकेज पे। वो बच्चे दोबारा कभी नहीं आपको नजर आए होंगे। जिन भी बच्चों ने कुछ भी ऐसा किया था कि वो उसके सिस्टम को ब्रीच कर जाए और उसको समझ लें, वो उनको खरीद लेंगे। वो बच्चे के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया कि तुमको इतना सालाना मिलेगा, अब तुम मीडिया में नहीं जा सकते, अब तुम अपनी रिसर्च शेयर नहीं कर सकते, ऑफ द रिकॉर्ड जो है तुम रिसर्च नहीं कर सकते, अब तुमको जो करना होगा वो यहीं शेयर करना होगा और जितना टैलेंट होगा सारा तुमको हमको ही देना पड़ेगा। तो उसका जो टैलेंट था, जो बीट कर सकता था इन बड़ी कंपनियों को, उसने वो खत्म कर दिया और हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चा चला गया वहां। जो बन सकता था बिल गेट्स, रह गया नौकरी करके 10 करोड़ 20 करोड़ का लेवल का। यानी कि जो कर सकता था उस लेवल पर जाकर के उनसे टक्कर ले सकता था, जो अपने गांव को बचाने की लड़ाई लड़ सकता था, जो अपने पूरे गांव के सिस्टम को बदलने की, अपने पूरे देश को बदलने की ताकत रखता था, उसको वो ड्रेन करके बाहर भेज देंगे।
या यहां से आपकी जमीनें चाहिए, जिनकी भी जमीन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये लड़ने वाले जो तबके हैं वो मेनली जो तबका है वो सिंधु घाटी के आसपास के इलाके का है, जिसमें पंजाब आता है मैक्सिमम। तो पंजाब को तोड़ने के लिए, पंजाब को तोड़ना बहुत जरूरी था, पंजाब को तोड़े बिना वो इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसीलिए आधे पंजाब को उन्होंने पाकिस्तान में भेज दिया और आधा पंजाब जो है वो दो टुकड़ों में बांट दिया, एक हरियाणा और एक पंजाब। तो पंजाब के 3 टुकड़े हो गए एक तरह से। इसी तरह से जो लड़ाई शुरू हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पश्चिमी बंगाल से, बंगाल को भी बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल को इधर उड़ीसा वाला एरिया, मतलब सारा उड़ीसा उसी से निकला हुआ है, आपको पता ही होगा इस बात का। तो ये सारा का सारा पार्ट भी, उसको भी कई हिस्सों में तोड़ दिया, बंगाल को भी। तो बंगाल भी टूट गया और पंजाब भी टूट गया। तो अब टुकड़ों में, अब इन्हीं की आपस में बजवा दो, कभी SYL के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी मुख्यमंत्री अपने आप पानी के नाम पर कर देगा कि हम पानी नहीं देंगे, कभी कोई किसी चीज के नाम पर, कोई किसी, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे और जो असली दुश्मन है वो आराम से टैक्स कलेक्ट करता रहेगा और आपको लूटता रहेगा। तो अब आपको फिर समझना दोबारा से कि भाई इससे बचने का क्या तरीका है। यदि आप बीमार नहीं होना चाहते हो, यदि आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हो, यदि आप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हो, खास तौर पे सुरक्षित भविष्य देना चाहते हो, तो फिर आपको इस गांव की अवधारणा को समझना पड़ेगा और देश की अवधारणा को समझना पड़ेगा। बैठ करके इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है कि हम हर बच्चे को या हर हाथ को रोजगार देने वाला सिस्टम नहीं बना सकते, ऐसा क्या है। और वो रोजगार गांव या गांव के 5-10 किलोमीटर के दायरे में ही हो, ऐसा अरेंजमेंट हम क्यों नहीं कर सकते, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। और रोजगार भी इस तरह से हो कि किसी भी हाथ को किसी चीज की कमी ना रहे और किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी गांव के व्यक्ति, मतलब किसी भी पेड़ पौधे का शोषण ना हो। क्या हम ये नहीं कर सकते? देखिए, नेता नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेता नहीं करेगा, अभिनेता भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई रिसर्च कौन करेगा? फिर आपको बताएगा कौन, अगर हम इस काम पे लग गए तो। हां, हम इसमें साथ लग के कर सकते हैं। फिर कौन करेगा? गांव का ही व्यक्ति करेगा, जिसका गांव है। जैसे मैं अपने गांव पे कर रहा हूं, मैं अपने गांव के लोगों को जगा रहा हूं, मैं अपने गांव के लोगों को बता रहा हूं, अभी मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ऐसी क्या दिक्कत है कि हम अपने गांव में ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसी शिक्षा हम लागू नहीं कर पा रहे। यानी सबसे पहली बात तो शिक्षा है। यदि आपके बच्चे को सुबह से यह बता दिया कि A फॉर एप्पल होता है, तो वो बच्चा सिर्फ यही मानता रहेगा कि A फॉर तो सिर्फ एप्पल ही होता है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसको कमीनापन कहता हूं वैसे मैं, वो ये है कि आपको इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देंगे कि आपका बच्चा इन फैक्ट्स और फिगर्स को ही सत्य मान बैठेगा और इसी को जीवन मान बैठेगा। यानी आप अभी आज के टाइम पर देखोगे, किसी का बच्चा यदि 25 साल का हो चुका है और वो अभी भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसने अपने 25 साल उनके षड्यंत्र को याद करने में बिता दिए, जो कि प्योर झूठ है, जिसका उसके जीवन में कुछ भी इस्तेमाल नहीं होना है। और आपके बच्चे के पास जीवन जीने की कोई भी स्किल नहीं है। आज उसको ऐसा लगेगा कि मोबाइल नहीं होगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, लाइट नहीं होगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, गाड़ियां नहीं होंगी तो मैं आऊं जाऊंगा कैसे, और गांव में तो कुछ है नहीं, ये तो बताते हुए गांव के लोगों को 40 साल हो गए अपने बच्चों को। तो अब उसका बच्चा ये कह रहा है गांव में तो कुछ है ही नहीं है, तब हमको तो शहर ही जाना पड़ेगा। और शहर पूरी तरह से व्यापार है।
और व्यापार जब करेगा तो व्यापारियों का कानून चलेगा, वहां तो ये कानून चलेंगे। भारत एक अकेला ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो प्रकृति के कानून से चलता है, जो लॉ ऑफ द लैंड से चलता है। लॉ ऑफ द लैंड, इस लॉ ऑफ द लैंड में कोई भी किसी का राजा नहीं होता, कोई किसी का मालिक नहीं होता। हम अपना नेतृत्व अपने आप चुनते हैं। ये हमारे जीने का सबसे बेस्ट सलीका है। इस पे हम आने वाले वक्त में चर्चाएं चालू करेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे कि वो लोग आपके गांव पर अटैक क्यों किया करते थे। अटैक करने के पीछे उनका एक ही काम था, एक ही पर्पस था, वो था विस्थापन। विस्थापन का मतलब है आप अपनी मूल जगह से हिल जाओ, आप अपनी मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही आपका विस्थापन होगा, आप इस देश के मूल निवासी नहीं रहेंगे और आप बन जाएंगे शरणार्थी, रिफ्यूजी। यानी यदि आपने अपना गांव छोड़ दिया है, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं बाहर के बनवा चुके हो और आपने कोई प्लॉट लेकर के मकान बना लिया है शहर में और वहां के डॉक्यूमेंट आपके हैं, तो आप इस देश के शरणार्थी हो चुके हो। मालिक जो होता है, मालिक के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, या डॉक्यूमेंट जिसके पास होता है मालिक वही होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैं जब अपने टाइम पर जब गांव में पढ़ते होते थे हम, तो हमारे गांव में हमारी डेट ऑफ बर्थ का कोई सबूत नहीं था। तो मास्टर जी ने पूछा कि बच्चा कब पैदा हुआ, तो मेरे पिता ने जो बोल दिया वही फाइनल लाइन है, क्योंकि उस वक्त तक मेरा पिता ही मेरा मालिक है जब तक मैं वयस्क नहीं हुआ हूं। तो वो जो कह रहे हैं वही फाइनल है। तो उनकी बात को ही लिख दिया गया कि भैया इसका जन्म तिथि ये है, चाहे असली बाद में पता चला कुछ और था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फाइनल है, वो एक ही रहेगी। फिर ये नहीं होगा अभी कुछ और कह दी बाद में कुछ और कह दी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसे घोटाले पकड़े जिसमें लोग बाग अपने बच्चों की उम्र घटा करके और स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट ले लिया करते थे, और उन स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट से फिर उनको नौकरी दे दिया करते थे। इसका मतलब उन्होंने देखा कि जो ये नौकरी के पीछे जो घोटाला है वो डेट ऑफ बर्थ का घोटाला है। इस पे हम सी लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ द सी के ऊपर बताएंगे कि पानी का कानून, जो वाटर के कानून के ऊपर, कि ये कैसे है, ये बाद में बताएंगे, हम अगली वीडियोस में बताएंगे। नीडर इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब ये डेट ऑफ बर्थ का घोटाला बना दिया, तो अब आपको कहा कि इन घोटालों से बचने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है, वही चलेगा। जबकि डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट अभी भी बनवाए जा सकते हैं, आपको पता ही है। अभी वो पकड़ेंगे कि यार डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट भी 2-2 3-3 बनवा लिए बंदे ने और नौकरी भी कर ली उम्र घटा करके, तब वो कहेंगे कि आधार एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको कोई घोटाला नहीं हो सकता, आधार में घोटाला नहीं हो सकता, वो ऐसा बोल रहे हैं। जबकि आधार के साथ कितने घोटाले हो रहे हैं ये भी आपको पता है। भाई असली मुद्दा क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट जहां पर लग जाता है ये समझना जरूरी है कि वो क्या है। मेंट माइंड में गवर्नमेंट, आपके माइंड को कंट्रोल करना, गवर्न करने वाले लोग गवर्नमेंट हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल करने वाले। और डॉक किसको बोलते हैं ये पता ही होगा आपको। डॉक ये शायद उसको बोलते हैं, समुद्री जहाज का जो डॉक होता है ना, वही होता है ना। तो ये असल में सारों के अंदर आपको ये मिल जाएगा, समंदर के बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाद अलग अलग इशू है, अलग वीडियोज है, ये बाद में बताएंगे। मेन बात ये है कि जिसके पास आपका कागज है, आपका मालिक वो है। यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी और ने अथॉरिटी दी है तो वो मालिक हो गया कि आप चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। और उनको लाइसेंस इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि आप उस गाड़ी के ऊपर व्यापारीकरण, उस गाड़ी के ऊपर व्यापार करते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जो
कमर्शियल व्हीकल हैं उनके ऊपर टैक्स भी ज्यादा है, उनके ऊपर पुलिस वालों का पहरा भी ज्यादा है, उनके ऊपर अटैक भी ज्यादा होता है, उनको जल्दी पकड़ती भी है पुलिस। क्यों? क्योंकि वो व्यापार में है और व्यापारियों के सारे कानून उनके अंडर में आते हैं। गांव, अभी शहर में हेलमेट के बिना नहीं चल पाएंगे आप, खासतौर पे चंडीगढ़ में नहीं चल पाएंगे, लेकिन दूसरे शहरों में चल सकते हैं जहां गांव का माहौल है, वहां कोई हेलमेट के बिना नहीं टोकेगा। लेकिन अब वो धीरे 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 आपकी नंबर प्लेट को भी लेकर के आ गए, वो आपके डेट ऑफ बर्थ को भी डिजिटल ले आए, वो आपकी ट्रांजैक्शंस को भी डिजिटल ले आए, वो आपके मूवमेंट को भी डिजिटल ले आए, टोल और कैमरास, वो आपको 24 घंटे देख रहे हैं आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। और इस तरह से वो उन्होंने आपके जीवन में जितने भी डॉक्यूमेंट, आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जितने रजिस्ट्रेशंस हैं, वो सारे रजिस्ट्रेशंस आप किसी अथॉरिटी से बनवाते हो। और कमाल की बात यह है कि उसके लिए आप जितना भी पैसा देते हो, ये सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए या और चीजों के लिए आप जितना भी पैसा दे रहे हो, उसमें से एक भी पैसा कैसे जाएगा? अगली बनेगी ये, हाँ, जितना भी आप ये काम कर रहे हो उसमें से एक भी पैसा भारत सरकार को नहीं जाता। अब यह भी आपको समझना होगा, भारत सरकार को नहीं जाता है। ये पैसा भारत सरकार की ट्रेजरी में भी नहीं जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेजरी में भी नहीं जाता है, ये हमारे खजाने में नहीं जा रहा है, ये जा रहा है किसी मंत्रालय के अकाउंट में। और ये सारे के सारे मंत्रालय इंक्लूडिंग केंद्र सरकार, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नॉट गवर्नमेंट एंटिटीज। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ट्रस्ट बना करके उसके ट्रस्टीज के तौर पे आपके और हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे डेप्यूटी कलेक्टर्स, हमारे एसडीएम, हमारे तहसीलदार, ये सब के सब लोग ये ट्रस्टीज हैं उस ट्रस्ट को संभालने वाले। और वो ट्रस्ट जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज करेगी और उसके ऊपर ये काम करेंगे। और ये तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक गांव जिंदा है, यानी कि ये पूरी तरह से नियंत्रण में भारत तब आ जाएगा अंग्रेजों के, क्योंकि आपको क्या है, हमारे यहां पर आप ही के बीच में लड़ाई बजवा दी जाएगी संविधान के नाम पर। जब हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही हमारा संविधान है, जिसके ऊपर बाबा साहब के सिग्नेचर करके और एक पूरे तबके को उसकी सुरक्षा के लिए बिठा दिया कि यदि मेरे जैसा व्यक्ति कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ लामबंद हो जाएं। तो उनको पहले पढ़ना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही लागू, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजी टाइम पर बना था, अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था। और उसी टाइम पर आरबीआई एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट 1934। यानी गौर से देखने की बात यह होगी कि व्यापारीकरण के लिए आरबीआई आता है 34 में, और उसके बाद देश कैसे चलेगा यह एक्ट आता है 1935 में। और जब 1855 में पहली बार जब आदेश आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट नजर आए समझो वो सारा का सारा अंग्रेजी हुकूमत की बात हो रही है, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड की बात हो रही है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नाम शब्द आए, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में हमारे सिर्फ 3 ही नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एंड यूनियन ऑफ इंडिया। जब यूनियन ऑफ इंडिया, जब यानी कि यहां बैठा कोई मंत्रालय जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फलाना ढिमकाना, ये तो कोर्ट में चलता है, पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा होता है। और वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सारा कुछ आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है इस पे भी अलग वीडियो बनेगी। यानी अगर आपको उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करना है
तो आपका जीवन पूरी तरह से व्यापार बनाना पड़ेगा। और यदि आप पूरी तरह से आजाद होना चाहते हो तो आपको पूरा जीवन व्यापार मुक्त करना पड़ेगा। और यह केवल गांव में संभव है, शहर में संभव नहीं है। और इसीलिए हम ये बता रहे हैं। और गांव के अंदर क्या है कि 36 बिरादरी, 18 वर्ण, 4 वर्ण होते हैं, वर्ग है कि वर्ण है, और 72 कलाएं, इस पे भी अलग बन जाएगा, ये अलग वीडियोस, डिस्कशंस, वो सारा चलेगा। ये सारे बिना किसी शोषण के, यानी कि एक दूसरे का शोषण किए बिना शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए इनको क्या लगेगा, पहले ये देख लो भाई। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा हमने अपने बच्चों को वो देनी है जो बड़ा होने के बाद उनके जीवन में काम आए, उनके परिवार में काम आए, उनका परिवार टूटने से बचे, उनका जीवन डिप्रेशन फ्री हो, बीमारियों से मुक्त हो और उनका जीवन 100% सुरक्षा के साथ रहे। यही व्यवस्थाएं, बाकी की व्यवस्थाएं जितनी है वो सारी व्यवस्था हमने बनानी है। उन व्यवस्थाओं के मूल में केवल एक ही बात रखनी है कि हमारे जीवन में वो चीजें काम आनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में काम नहीं आ रही हैं तो वो चीजें, उनके ऊपर फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे काम की नहीं है। और अगर वो गांव के किसी भी व्यक्ति का शोषण कर रही हैं तो भी वो हमारे गांव के लिए और हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। अब क्योंकि हम किसी भी जात को, बिरादरी को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी वर्ग को छोड़ नहीं रहे हैं, तो यदि हम किसी वर्ग को छोड़ नहीं रहे हैं तो किसी धर्म के, यानी कि धर्मनिरपेक्ष एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, सेक्युलर। ये देश की खासियत क्या है, भारत किसे कहेंगे, जब हमने ये कह दिया कि आपकी पूजा की पद्धति कोई भी हो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, इसी को भारत कहते हैं। भारत से अलग होगा नेपाल, वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत से अलग हुआ, मान लो मतलब अलग नहीं हुआ, मान लो पाकिस्तान अलग हुआ, वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और कोई अलग हिस्सा ले जाओ आप, किसी भी बिरादरी को लेकर के अलग कर दो उसको, वो अलग ले जाएगा, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। भारत जो है वो व्यापार मुक्त ही रहेगा। और व्यापार मुक्त रहता है वो जगह जिसकी अर्थव्यवस्था का, अर्थ नहीं, जिसकी अर्थव्यवस्था का आधार जंगल होगा। यह केवल गांव में संभव है। जंगल आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि आपका ईंधन यहीं से, आपका जो पशु है, आपका जो पशुधन है वो चलेगा जंगल से, आपका टॉयलेट जंगल, आपका खाद जंगल, आपका जो आवारा पशु हैं जंगल, आपकी जड़ी बूटियां, आपका चिकित्सा जंगल। ये केवल गांव में संभव है, इसीलिए जंगल काटे जा रहे हैं। विकास का नाम लेकर के आपके जंगल असल में काटे नहीं जा रहे, आपके जंगल हथियाए जा रहे हैं। कभी जोहड़ में आ जाएगा पैसा ग्रांट का, कभी स्कूल में आ जाएगा पैसा ग्रांट का, कभी आपके शमशान का पैसा आ जाएगा ग्रांट का। जहां का पैसा आया आपने लिया ऊपर बैठे मंत्रालय से, तो मंत्रालय उस जगह को गिरवी रख देता है वर्ल्ड बैंक को, यानी कि वो डॉक्यूमेंट बन जाएंगे अब सरकार के नाम पर। तो वहां सरकार अपना एक अधिकारी बिठा देगी चौकीदार के तौर पर कि तुमने, या अपने गेट पर अपना लॉक लगा देगी कि अब इस पर हमारा कब्जा हो गया। तो वो सरकार नहीं, असल में मंत्रालय के कब्जे हो जाते हैं। वन विभाग का कब्जा हो गया, कहीं पर पंचायत विभाग का कब्जा हो गया, कहीं पर होम मिनिस्ट्री का हो गया, कहीं पुलिस का ताला लग गया, कभी किसी का। तो वो किसी ना किसी बहाने से आपकी जमीनें हथियाते रहते हैं। असली पर्पज उनको जंगल समाप्त करना है और जंगल आधारित जितनी भी व्यवस्था है उसको खत्म करना है। एक बार जंगल आधारित व्यवस्था समाप्त हो जाए
फिर भारत कहने वाला कोई नहीं बचेगा, फिर सब इंडियन कॉन्टिनेंट के गुलाम हो जाएंगे, अंग्रेजों के गुलाम, की जो इंडियन कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं वो हमारे गुलाम हैं। इसीलिए जो मैंने आपको बोला था, जो थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट रखा था सबके सामने कि भाई कैसे आएगा वो, हाँ ना वो जो सारे ऐसे आए थे कई सारी चीज नहीं आई थी। इसीलिए ये अनंगपुर गांव से बात जो शुरू हुई थी, इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि ये शुरुआत है। एक गांव टूटेगा तो बाकी गांव मान लेंगे कि हमको भी तोड़ा जाएगा। अब इनको तोड़ करके इनको अलग जगह बसा देंगे तुमको। ये सबसे पुराना गांव, जहां का बाशिंदा मालिक है यहां का, वो गांव अगर तोड़ दिया, मतलब 11वीं सदी के आसपास का बसा हुआ गांव है, गुजरों का गांव है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, गुजरों को बचा लो, ये गांव नहीं बचेंगे तो फिर जाट भी नहीं बचेंगे, ब्राह्मण भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, ये किसी को नहीं बख्शेंगे, ये बता रहे हैं हम आपको। इसलिए गांव बचना जरूरी है। कोई भी एक्टिविटी हम लोग जब तक प्रॉफिट के लिए करेंगे और एक दूसरे का गला काटेंगे, तब तक इनका राज रहेगा स्थापित, तब तक ये कहीं नहीं जा सकते। आपको यदि अपना राज चाहिए तो फिर आपको अपने अंदर की भूख मारनी पड़ेगी कि मुझे ही सब कुछ चाहिए, ऐसी जो सोच है उसको खत्म करना पड़ेगा। यदि आप वो खत्म नहीं कर सकते तो आप इनसे नहीं जीत सकते। इसी को खत्म करने की जागरण है ये, इसी को खत्म करने की लड़ाई है ये, जो इनकी ये क्या नाम, इन शोषणकारी लोगों की। बाकी आप इसमें कितना साथ देंगे, आप कितना खड़े होंगे, कितना जागेंगे, आपका बोलना इंपॉर्टेंट है, ये समय के ऊपर है। हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप सब लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी कैसी, आप क्या कहते हो इस वीडियो में से, आपको क्या क्या और मुद्दे क्या क्या निकल के आए, सवाल खड़े कीजिए। जो मैं बोलता हूं जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूं कि आपके दिमाग में घंटी बजेगी, यार ऐसा कैसे हो सकता है। आप बोलिए, आप सवाल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। बहुत, आप सब लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी कैसी, आप क्या